ओके सो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू a single charge at a given point, electrostatic potential due to a dipole at a given point, electrostatic potential due to n number of point charges at a point, ये हमने देखा था. Now आज हमको ये देखना है कि what is electrical energy, okay, of 2 point charges. हमारे पास 2 point चार्जेस है, उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है. तो लास्ट सेशन में हमने पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं वो देखा है, और पोटेंशियल एनर्जी हमने जस्ट इंट्रोड्यूस किया था. इफ यू रिमेम्बर, हमने एक चार्ज को इंफिनिटी से मूव किया था एंड वी वांटेड टू कीप दैट एट सम पॉइंट. इंफिनिटी से एक पॉइंट पे लाके हमने रखा तो वर्क डन करना पड़ा, और ये वर्क डन जो है ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया. तो दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड सो फार. टुडे हमको अब स्टार्ट करना है आज विथ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 point चार्जेस. तो वी वांट टू सी व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 point चार्जेस. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? वी हैव ऑलरेडी डन दिस, बट जस्ट अनदर अप्रोच टू इट. तो लेट्स से सबसे पहले हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एसोसिएट करेंगे, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि इंफिनिटी से एक चार्ज को लाके हम एक पॉइंट पर रख रहे हैं तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कभी भी एक ओरिजिन से मेजर होता है. इफ यू रिमेम्बर बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स, आपको याद होगा जब आप पोजीशन वेक्टर बोलते हो तो वो वेक्टर ओरिजिन ऑफ सम रेफरेंस सिस्टम से स्टार्ट होना चाहिए. तो व्हाट आई विल डू इज, मैं पहले यहाँ पे एक रेफरेंस सिस्टम एसोसिएट कर देता हूं. तो हमारे पास ये एक x, y और z, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये उसका ओरिजिन है. हमें 2 point चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है. हम पहले एक चार्ज को लाए, उसको हमने a पॉइंट पे रख दिया. मैं चार्ज q1 नाम दे दूंगा, पॉइंट a है. इस a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट इज r1 बार. तो ये आ गया पोजीशन वेक्टर r1 बार. तो यू हैव दिस पोजीशन वेक्टर एज r1 बार. ओके, देन हमारे पास हमको एक और चार्ज लाना है. बाय द वे, जब हम पहला चार्ज लाए थे तो वर्क डन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां पे अपोजिंग फील्ड नहीं था. मतलब वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज वाज 0. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट यू शुड नो. सो देयर वाज नो एक्सटर्नल फील्ड टू अपोज चार्ज q1. लेकिन जब चार्ज q2 को लाके हमको बी पॉइंट पे रखना है, और ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन r2 बार. तो जब आप ऐसा करते हो, इन दैट केस देयर इज अपोजिशन. ये जो चार्ज q2 है, इसको चार्ज q1 की फील्ड ने अपोज किया. ओके, एंड लेट्स से द डिस्टेंस बिटवीन these two is r12. तो ये आपका आ गया यहाँ पे r12 बार. r12 बार. अब जब सेकेंड चार्ज को हम मूव कर रहे थे, तो सेकेंड चार्ज को जब मूव किया है तो वर्क डन करना पड़ेगा. और वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला है पोटेंशियल. किसका पोटेंशियल? जो चार्ज पहले से वहां पे था. पहले से चार्ज कौन सा था? q1 चार्ज था. तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज q1 एट पॉइंट b, मतलब एट r2 बार. ओके, राइट? तो क्योंकि हम देखो, यू हैव टू कनेक्ट दिस. पहले q1 लाए, a पॉइंट पे रख दिया. a पॉइंट जो है वो उसका पोजीशन वेक्टर r1 बार है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, क्योंकि कुछ था ही नहीं अपोज करने के लिए. हम सेकंड चार्ज लाए, हमको सेकंड चार्ज बी पॉइंट पे रखना है. बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r2 बार है, q1 ने अपोज किया है.
तो मतलब बी पॉइंट पे Q1 पहले चार्ज का पोटेंशियल, तो पहले चार्ज का पोटेंशियल एट लोकेशन ऑफ R2 मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज दैट यू आर ब्रिंगिंग इन। ये डेफिनेशन है वर्क डन का, राइट? पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इनटू द चार्ज दैट यू आर मूविंग, राइट? और पोटेंशियल एट R2 ड्यू टू चार्ज Q1, इसका फॉर्मूला आपने सीखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R12, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज R12 इनटू Q2। तो ये आपको मिल गया फॉर्मूला फॉर वर्क डन, राइट? वर्क डन टू मूव टू ब्रिंग सेकेंड चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो टोटल वर्क डन क्या आएगा? वर्क डन टू मूव फर्स्ट चार्ज प्लस वर्क डन टू मूव सेकेंड चार्ज, मतलब 0 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R12। So this is total work done. तो ये वर्क डन कहाँ जाएगा? दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम। ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया था, राइट? तो जब यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, वहां पे हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया था, तो एक चार्ज ऑलरेडी था वहां पे, फिर हम दूसरे चार्ज को मूव कर रहे थे, दैट वाज द आइडिया। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पहले कुछ नहीं था, पहले चार्ज को भी इन्फिनिटी से लाए हैं, दूसरे चार्ज को भी इन्फिनिटी से लाए हैं, दैट इज ओनली डिफरेंस। ओके, सो दिस इज फॉर्मूला फॉर वर्क डन। अब हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि हमको n चार्जेस को, n पॉइंट चार्जेस को असेंबल करना है। Q1 फिर Q2 लाए, फिर Q3 लाए, फिर Q4 लाए, फिर Q5 लाए, तो वी आर ब्रिंगिंग मोर एंड मोर एंड मोर चार्जेस। तो हर एक चार्ज लाते वक्त वर्क डन होगा। तो नाउ लेट अस सी व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। Potential energy for a system of n point charges, right? For a system of 2 की जगह पे I will say n point charges। तो सिर्फ इतना ही है कि हमारे पास अब 2 की जगह पे n पॉइंट चार्जेस है। तो अब n पॉइंट चार्जेस की जब आप बात करोगे, सो व्हाट वी आर डूइंग इज, ऑलरेडी हमने 2 पॉइंट चार्जेस का देख लिया। पहले पॉइंट चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं हुआ, दूसरे पॉइंट चार्ज को लाने में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R12 वर्क हुआ। अब हमको तीसरा पॉइंट चार्ज लाना है। लेट्स से आई एम ब्रिंगिंग थर्ड पॉइंट चार्ज एंड कीपिंग इट, so I'll copy this diagram because it's the same diagram anyways। तो अब ऐसा है, मान लेते हैं कि हम तीसरा पॉइंट चार्ज ला रहे हैं और तीसरे पॉइंट चार्ज को वी आर कीपिंग समवेयर ओवर हियर, यहाँ पे रख रहे हैं Q3। अब जब तीसरा पॉइंट चार्ज लाओगे तो Q1 भी अपोज करेगा, Q2 भी अपोज करेगा। मतलब जिस पॉइंट पे, C पॉइंट पे जहां मुझे चार्ज रखना है, उस चार्ज पे, उस पॉइंट पे, उस पोजीशन पे पोटेंशियल कितना है ड्यू टू ए, ये देखना पड़ेगा, और कितना पोटेंशियल है ड्यू टू Q2, ये भी देखना पड़ेगा। मतलब दिस डिस्टेंसेस विल बी इन्वॉल्व नाउ। तो ये जो डिस्टेंस है R13 R23, ओके, तो ये अच्छे से समझ लेना। वर्क डन टू ब्रिंग थर्ड चार्ज Q3 Q3 बीच में प्लस साइन, Q3 को लाना था, अपोज किसने किया? अपोज किया पहले चार्ज ने, पहले चार्ज ने अपोज किया, पहले चार्ज के पोटेंशियल ने अपोज किया, और किसने अपोज किया? सेकंड चार्ज के पोटेंशियल ने अपोज किया। पोटेंशियल कहाँ देख रहे हैं हम लोग? R3 पे देख रहे हैं। R3 मतलब लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज। तो वी आर looking at this particular position, okay? So you have R3, this is R3 bar, right? यहाँ पे भी R3। तो जब थर्ड चार्ज को ला रहे हो आप, तो V1 Q3 प्लस V2 Q3, क्योंकि जिस पोजीशन पे थर्ड चार्ज को लाओगे
वहां पे पहले का भी पोटेंशियल है, दूसरे का भी पोटेंशियल है, तो ये दोनों पोटेंशियल थर्ड चार्ज को अपोज करेंगे, तो वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन इज पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो V1 Q3 that is the work done to bring Q3 against the field of Q1 plus V2 Q3 that is the work done to bring Q3 against the potential of second, more or less। तो ऐसा है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। नाउ यू ऑलरेडी नो, हमको पता है पोटेंशियल क्या होता है, 1/4πε0। V1 मतलब सोर्स चार्ज Q1 था, R13 Q3 प्लस 1/4πε0 Q2 R23, दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज Q3। तो ये हो गया वर्क डन टू ब्रिंग थर्ड चार्ज। ओके, सिमिलरली अगर फोर्थ चार्ज को लाया, अगर मैं फोर्थ चार्ज को लाता हूं तो पहला अपोज करेगा प्लस दूसरा भी अपोज करेगा, दूसरा भी अपोज करेगा प्लस तीसरा भी अपोज करेगा। तो वर्क डन टू ब्रिंग फोर्थ चार्ज विल बी 1/4πε0 Q1 R14 Q4 plus 1/4πε0 Q2 Q4 upon R24 plus 1/4πε0 Q3 R34 into Q4। जब टोटल वर्क डन की बात होगी तो टोटल वर्क डन विल बी वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज विच इज 0, टू ब्रिंग सेकेंड चार्ज, टू ब्रिंग थर्ड चार्ज, टू ब्रिंग फोर्थ चार्ज। तो इतना वर्क डन होगा 4 चार्जेस के सिस्टम को असेंबल करने में। अगर 4 से ज्यादा होंगे तो वी विल हैव मोर टर्म्स देयर। तो टोटल वर्क डन 0 प्लस सेकेंड चार्ज के लिए क्या था, 1/4πε0 Q1 by R12 इंटू Q2। कैसे है वो मैंने बताया है, अभी अभी बताया। देखो, दिस इज वर्क डन टू ब्रिंग सेकेंड चार्ज प्लस वर्क डन टू ब्रिंग थर्ड चार्ज, वो यहाँ पे लिखा है, तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने वाला हूँ लिखने के लिए। आई एम जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग इट हियर। प्लस वर्क डन टू ब्रिंग फोर्थ चार्ज इज दिस मच। तो ये आपका आ गया टोटल वर्क डन। अब इन सारे के सारे टर्म्स में 1/4πε0 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। तो 1/4πε0 कांस्टेंट है, क्या बचेगा, Q1 Q2 by R12 प्लस Q1 Q3 by R13 प्लस Q1 Q4 by R14 प्लस ओके। तो मैं सिक्वेंशियली जाता हूं, तो लेट मी गो सिक्वेंशियली, लेट मी डिलीट दिस। 1/4πε0 कॉमन निकाल लिया, Q1 Q2 by R12, Q1 Q3 by R13, Q2 Q3 by R23 प्लस Q1 Q4 by R14 प्लस Q2 Q4 by R24 प्लस Q3 Q4 by R34। ये आपका टोटल वर्क डन आ गया। ओके, टोटल वर्क डन आ गया। नाउ वर्क डन W which is 1/4πε0। अगर आप चेक करोगे, मैं आपको यहां समझा देता हूं, चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3, चार्ज 4। तो अगर आपको वर्क डन का फॉर्मूला याद है, समझा है, तो 1/4πε0 ऑल द कॉम्बिनेशंस, मतलब Q1 Q2, Q1 Q3, Q1 Q4, Q2 Q3, Q2 Q4 एंड Q3 Q4, 6 टर्म्स बनेंगे। सारे के सारे कॉम्बिनेशन आते हैं, 1 2 1 3 1 4, 2 3 2 4 एंड 3 4, सारे कॉम्बिनेशन आते हैं यहाँ पे, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन में। वी कैन से इट इज समेशन ओवर I एंड J। मैं बोलता हूँ ऑल पेयर्स, समेशन ओवर ऑल पेयर्स QI QJ अपॉन RIJ। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि वर्क डन के फॉर्मूला में Q1 Q2 अपॉन R12 था,
उसके फॉर्मूला में Q1 Q3 अपॉन R13 था, तो IJ और नीचे IJ, QI QJ अपॉन RIJ ऑल पेयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल पेयर्स। तो I देखो ऐसा है 1 1 2 2 3 3 4 4 ये नहीं आ सकता उसमें, राइट। तो इन शॉर्ट आइडिया सिर्फ इतना ही है कि पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क डन नहीं हुआ, दूसरे को लाने में पहले ने अपोज किया था, तीसरे चार्ज को लाना था तो अभी पहला और दूसरा दोनों अपोज कर रहे हैं, चौथा लाऊंगा तो 3 चार्जेस अपोज करेंगे, सो ऑन सो फोर्थ। तो हमको पता है वर्क डन टू मूव अ चार्ज against a potential is charge that you're moving multiplied by the potential at that point। तो ऐसा करके हमने हर एक चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन हुआ है ये हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर हमने बोला टोटल वर्क डन जो है वो कितना होगा, तो टोटल वर्क डन मिल गया। वर्क डन इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कहाँ गया फिर, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस टोटल वर्क डन टू असेंबल, क्योंकि हमने असेंबल किया ना, एक एक चार्जेस लाए और एक जगह पे रख दिया, सो टोटल वर्क डन टू असेंबल this particular configuration of n charges is stored in the form of potential energy in the system of n charges। okay, the concept was very simple। अब if you remember मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था, मैं आज वापस बता देता हूं, सिंगल पॉइंट चार्ज, एक भी चार्ज नहीं है, मैं सिंगल पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से लाके I am bringing this from infinity and keeping it here at some point A। No work is done, क्योंकि अपोज करने के लिए कुछ था ही नहीं। फिर हम बोलते हैं कि सिंगल पॉइंट चार्ज जो है उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, राइट। दैट इज ट्रू, सही है, बट ओनली व्हेन उसको अपोज करने के लिए कोई फील्ड नहीं था। अब लेट अस हैव अ लुक एट potential energy of a single point charge। potential energy of a single charge in an external field, in an external field। तो हमारे पास एक एक्सटर्नल फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमको नहीं पता कि ये एक्सटर्नल फील्ड का सोर्स क्या है और हमको पता करना भी नहीं है। ओके, हम लोग बोलेंगे कि एक एक्सटर्नल फील्ड है, अभी कहां से आया कैसे आया वी डोंट केयर। ओके राइट, तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल फील्ड है E, इस फील्ड E के अगेंस्ट में एक चार्ज को आपको इंफिनिटी से लाना है और इस चार्ज को आप इंफिनिटी से लाके यू विल कीप दिस एट सम लोकेशन, लेट अस से A। जिस लोकेशन पे आपको इस Q चार्ज को रखना है, मैं मान लेता हूं उस लोकेशन का पोजीशन वेक्टर, क्योंकि हमको पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में बात करनी पड़ेगी, तो उस लोकेशन का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, ओरिजिन हम अपनी मर्जी से स्पेसिफाई करते हैं, तो with respect to that particular coordinate system इसका पोजीशन वेक्टर है r बार, तो इसका पोजीशन वेक्टर है r बार, और a पॉइंट पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E बार का पोटेंशियल होगा V ऑफ r बार। देखो डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, राइट। तो a पॉइंट पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल है V ऑफ r बार, तो वर्क डन टू मूव, हमको वर्क डन तो करना पड़ेगा, टू मूव चार्ज Q इज चार्ज Q इनटू पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड एट दैट पॉइंट, खत्म, ये है वर्क डन। ये वर्क डन कहां जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q इनटू V। So it is Q into V। सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल सा केस है ये। ओके, तो हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको एक चार्ज रखना है, वो चार्ज कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो
जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको अपोज करेगा, मतलब चार्ज को हमको लाने में वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन स्टोर होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसका फॉर्मूला है Q into V, वेयर V मतलब फॉर्मूला सेम है, सिर्फ पहले के जो केसेस आपने देखे थे, पहले के केसेस में जो मैं पोटेंशियल लिख रहा था यहाँ पे V1 V2, ये पोटेंशियल जो थे ये पॉइंट चार्जेस के थे, मतलब पहला पॉइंट चार्ज लाया तो वर्क डन हुआ ही नहीं था क्योंकि वहां पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं था। फिर आप सेकंड जब चार्ज लाए तब पहले के पोटेंशियल ने अपोज किया, तो यहाँ पे जो V लिख रहा हूं ये V एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल है उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आपको चार्ज को रखना है। दैट्स इट, दिस सिंपल कॉन्सेप्ट। तो एग्जाम में लिखते टाइम भी आपको यही स्पेसिफाई करना होता है। The whole purpose of revision is to make your concept clear and to tell you कि how to write in exam। अब अगर एग्जाम में आता है तो क्या लिखेंगे, पहले तो सिस्टम को डिस्क्राइब करना होता है। कभी भी देखो, आपको एक क्वेश्चन आया है, उसका आंसर कैसे करना है, पहले तो सिस्टम को डिस्क्राइब करो, ओके, फिर बोलो कि हमको करना क्या है ना, और फिर जो रिलेटेड फिजिक्स है वो। तो सबसे पहले आप बोलोगे कंसिडर an external electric field E in some region of space as shown in figure. Good. We want to bring a charge from infinity and keep that charge at point A, which is at a position r bar with respect to some coordinate system, right? The work done to bring the charge from infinity to that point A is equal to Q into V of r bar, where V of r bar is potential due to external electric field. This work done will be stored in the form of potential energy in that point charge। खत्म हो गया आंसर। नाउ हमने देखा ये सिंगल पॉइंट चार्ज की बात चल रही थी, अब हम देखते हैं व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस ऑफ टू पॉइंट चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो मोर और लेस सिचुएशन सेम ही है, तो मैं इसको वापस से कॉपी पेस्ट कर लूंगा बिकॉज मोर और लेस सिचुएशन इज द सेम। ओके, मैं थोड़े से लाइन्स यहाँ से हटा देता हूँ सो दैट इट इज लिटिल मोर कन्वीनियंट फॉर अस टू शो अदर पॉइंट्स। ओके, अब हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार है, हम पहले चार्ज को लाए Q1 को लाए, उनको उसको हमने रखा लोकेशन R1 पे, तो वर्क डन टू ब्रिंग द फर्स्ट चार्ज here is not zero, of course it is Q1 into potential of external field at location R1। okay, now we are bringing in second charge, और उस second charge को मान लो हम कहीं तो रख रहे हैं, we are placing it over here, हम इसको यहाँ रख रहे हैं Q2 at point B। ये जो point B है इसका पोजीशन वेक्टर होगा, लेट्स से इसका पोजीशन वेक्टर है R2 बार। तो सेकेंड चार्ज को जब हम ला रहे थे तो दो अपोजिंग पोटेंशियल्स है, कौन कौन सा, पहले तो सेकेंड चार्ज को ला रहे हो तो Q2 और Q2 लिखोगे प्लस, पहले तो एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल जो था V ऑफ R2, क्योंकि V मतलब पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, R2 मतलब एट दैट पॉइंट B पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, तो एक्सटर्नल फील्ड ने अपोज किया। फिर V1 ऑफ R2 पहले चार्ज का, जो पहला चार्ज ऑलरेडी था उसने भी अपोज किया, तो एक्सटर्नल फील्ड ने भी अपोज किया, और जो वहां पे चार्ज था Q1 उसने भी अपोज किया, तो Q2 into पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज एट दैट लोकेशन
नाउ यू ऑलरेडी नो बेसिक फॉर्मूलाज, हमको बेसिक फॉर्मूलाज ऑलरेडी पता है अब, तो इसको मैं लिख सकता हूं Q2 V of R2 प्लस Q2 पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट। क्या फॉर्मूला क्या था? 1/4πε0 सोर्स चार्ज, मतलब Q, यहाँ पे सोर्स चार्ज कौन सा है? Q1 है, पहले का पोटेंशियल है। कौन से पॉइंट पे देख रहे हैं? बी पॉइंट पे देख रहे हैं। एक ए पॉइंट पे चार्ज है Q1, उसका पोटेंशियल कहाँ देख रहे हैं? बी पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा, तो अपॉन R12 आएगा, राइट। तो टोटल वर्क डन will be W1 plus W2. W1 was Q1 V of R1. W2 is Q2 V of R2 plus 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 by R12 into Q2। ये आ गया टोटल वर्क डन of 2 point charges in external electric field, right? अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं होता, मतलब ये दोनों टर्म्स जीरो होते। इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, लेट्स गो बैक एंड सी। W2 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 है, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए टोटल वर्क डन कितना है? दिस मच, है ना, यहाँ पे भी लिखा है वो मैंने, ये लुक हियर। क्योंकि इस केस में एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, इसलिए W1 मतलब पहले चार्ज को जब हम लाए तब वर्क डन नहीं हुआ, फिर जब दूसरे चार्ज को लाए तो वर्क डन हुआ ओनली अगेंस्ट द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट। वेयरएज यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे पहले से ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके पहले चार्ज को हम ला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। दूसरे चार्ज को ला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो फर्स्ट चार्ज वहां पे है उसके अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको मिल जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ओके, गुड। नाउ ये तो हो गया 2 पॉइंट चार्जेस। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए 2 पॉइंट चार्ज और डायपोल का। 2 पॉइंट चार्ज जब मैं बोलता हूं तो 2 पॉइंट चार्जेस है, वो पॉइंट चार्जेस दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव विद सम डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड अनदर विद सम डिफरेंट मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि व्हेन आई से 2 पॉइंट चार्जेस आई कैन हैव Q1 Q2, आई कैन हैव minus Q1 plus Q2, I can have minus Q1 minus Q2, I can have both negative, yes। डाइपोल में क्या होता है, अगर एक चार्ज प्लस Q है तो दूसरा चार्ज माइनस Q है, तो 2 पॉइंट डाइपोल भी 2 पॉइंट चार्जेस है, सिर्फ डाइपोल में दोनों पॉइंट चार्जेस जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब एक वैल्यूज उसकी इक्वल होती है, सिर्फ एक होता है पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव, दैट्स इट, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो अब हमको देखना है कि हमारे पास एक डाइपोल है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल in an external field, in an external field, तो I have to show external field, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग लेते हैं। बाय द वे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पता होना चाहिए। तो ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, ये पता होना चाहिए आपको, राइट। ओके, सो नाउ इसमें हमारे पास एक डाइपोल है, तो वी हैव अ डाइपोल, ये एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू, और एक नेगेटिव चार्ज है हमारे पास माइनस क्यू।
राइट। और ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपको याद होना चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है 2L, राइट। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P इज इक्वल टू Q into 2L, P इक्वल टू Q into 2L इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है जो वेक्टर क्वांटिटी होता है एंड इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो you have a dipole in an external field and the dipole moment is given by P equal to Q into 2L and it is directed from positive to negative charge. Good. तो ये एंगल थीटा है। अब जब ये डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ फील्ड। मतलब positive charge will experience a force from left to right, whereas negative charge will experience a force which is directed from right to left. मतलब रोटेशन होगा, जब भी रोटेशन की बात आती है तो टॉर्क की बात होती है ना, क्योंकि अगर जैसे आपने सीखा है लीनियर मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बताता है आपको कि अगर आपको बॉडी का स्टेट चेंज करना है, मतलब बॉडी को मोशन में लाना है, अगर बॉडी रेस्ट पे था या बॉडी मोशन में है उसका स्पीड चेंज करना है, वेलोसिटी चेंज करना है, तो इन दैट केस क्या होता है दैट यू हैव टू अप्लाई फोर्स, है ना। सिमिलरली जब आपको बॉडी को रोटेट करना है, अभी घर का दरवाजा है उसको रोटेट करोगे, है ना, तो जब बॉडी को रोटेट करना है तो टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है आपको, राइट। तो whenever you are talking about rotation, you need to talk about torque, आपको यहाँ पे टॉर्क की बात करनी पड़ेगी। अब by definition torque is P bar क्रॉस E bar, ओके। ये डेफिनेशन है उसका, मतलब P E sin थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, जैसे मैंने बताया P ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। नाउ एज आई टोल्ड यू, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल एक एक्सटर्नल फील्ड में है तो उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट हो रहा है, मतलब वो रोटेट होगा, सो इट विल रोटेट, मतलब दिस विल रोटेट, ऐसा रोटेट होगा, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, ओके। हमको इसको रोटेट नहीं होने देना, अगर हमको इसको रोटेट नहीं होने देना है, एक बॉडी हमारे तरफ आ रहा है उसको मूव नहीं होने देना है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड का। लीनियर मोशन की बात कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग हियर, उसको रोकना है तो मुझे अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सिमिलरली एक डाइपोल है, राइट, जिसपे टॉर्क एक्ट हो रहा है और वो टॉर्क इसको रोटेट कर रहा है, तो मुझे इसको रोटेट नहीं होने देना है, तो मुझे एक अपोजिट टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा और ये एक्सटर्नल टॉर्क होना चाहिए इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। मतलब ये जो ऊपर मैंने लिखा है Pe sin थीटा, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था, ये वो टॉर्क था जो रोटेट करवा रहा है डाइपोल को, और इतना ही होना चाहिए एक्सटर्नल टॉर्क, क्योंकि हमको डाइपोल को रोटेट नहीं होने देना, मतलब हमको वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। हम मान लेते हैं ये जो एक्सटर्नल टॉर्क हमने लगाया, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो। पहले हमारे पास डाइपोल ऐसा था, राइट, ड्यू टू दिस टॉर्क, कौन सा टॉर्क, ये ऊपर लिखा है मैंने यहाँ पे, ड्यू टू दिस टॉर्क डाइपोल रोटेट हो गया, डाइपोल रोटेट हो गया बाय सम एंगल थीटा। अब हमको वापस इसको अपनी जगह पे ले जाना है तो वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन टू रोटेट
dipole from some initial angle theta 0 to final angle theta, some initial angle से some final angle पे अगर rotate करना है तो that work done will be external torque into d theta. What is external torque? Pe sin theta d theta, theta 0 to theta. तो work done W is Pe, P constant, E constant magnitude में, right? sin theta d theta. अभी sin theta का आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए. It turns out to be cos theta, right? With a negative sign from initial angle to final angle. मैं नेगेटिव साइन को यहाँ से हटा देता हूँ. आप लिमिट्स को सिर्फ इंटरचेंज कर लेना. अपर लिमिट को लोअर बना देना, लोअर को अपर बना देना, नेगेटिव हटा देना. तो ये आ जाएगा आपका वर्क डन, दैट इज Pe cos of theta 0 minus cos of theta. ओके, ये वर्क डन कहाँ गया? ये वर्क डन स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U. तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड? Pe cos of initial angle minus cos of final angle. ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर इसके स्पेशल केसेस होते हैं. उसमें बोलते हैं कि इनिशियल पोजीशन टॉर्क का कैसा था, है ना? इनिशियली टॉर्क मतलब इनिशियली डाइपोल, सॉरी, तो इनिशियली डाइपोल ऐसा था क्या? ऐसा था मतलब परपेंडिकुलर था क्या? तो अगर बोलो कि परपेंडिकुलर था तो थीटा 0 की वैल्यू, इनिशियल एंगल की वैल्यू आप 90 डिग्री डालोगे तो cos 90 ये हो जाएगा 0, तो आपको मिलेगा माइनस P cos थीटा. या फिर बोलेंगे व्हाट वाज द इनिशियल पोजीशन? इनिशियली डाइपोल पैरेलल था क्या? पैरेलल मतलब माइनस क्यू प्लस क्यू, मतलब थीटा 0 था क्या इनिशियली? अगर इनिशियली एंगल थीटा 0 था तो cos 0 की वैल्यू 1 आएगी, 1 माइनस cos थीटा आएगा. सो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम. तो इन शॉर्ट हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड है, उसमें एक डाइपोल है, उस पर एक टॉर्क एक्ट हो रहा है. टॉर्क की वजह से डाइपोल रोटेट हो रहा है. हमको रोटेट नहीं होने देना है. अगर रोटेट हो गया होगा तो उसको वापस उसकी पोजीशन पे लाना है, मतलब इनिशियल एंगल थीटा 0 से फाइनल एंगल थीटा पे ले जाना है. तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 0 to theta external torque d theta. External torque should be equal in magnitude to that of the deflecting torque, which is P sin theta. तो इंटीग्रेशन थीटा 0 to theta P sin theta d theta. P कॉमन कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे. sin theta d theta का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos theta. इसको सॉल्व कर लेंगे. हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको मिल गया यहाँ पे. गुड, right? So we are done with this part of finding out potential energy and so on so forth. There is some concept called as polarization and dielectrics. और ये concept polarization का purely theoretical concept है. तो आपको भी इसको सिर्फ as a theory समझ के लेना है और याद रखने की कोशिश करनी है. देखो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए पोलराइजेशन मतलब क्या. हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और वहीं पे नेगेटिव चार्ज है. जहां पॉजिटिव चार्ज है वहीं नेगेटिव चार्ज है. मतलब ओवरऑल चार्जेस सेपरेटेड नहीं है. जब चार्जेस सेपरेटेड नहीं होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होता है ना. तो यहाँ पे चार्जेस सेपरेटेड नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर एट द सेम प्लेस. नाउ अगर मैं इन चार्जेस को सेपरेट कर देता हूं, तो इफ आई सेपरेट दिस चार्जेस, तो अब दे विल एक्ट एज डाइपोल, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है ना. पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस मेक्स अप डाइपोल.
तो इसका अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आने लगेगा, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस, मतलब सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस। तो हम लोग जब पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब पता होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक मतलब ये इंसुलेटिंग नॉन कंडक्टिंग मेटल होते हैं, दे आर नॉन कंडक्टिंग इन नेचर, दे आर इंसुलेटर्स, ओके राइट। क्यों? क्योंकि इनके देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाई? बिकॉज इन सच केसेस मोस्टली देयर आर नो फ्री चार्जेस। जब फ्री चार्जेस नहीं है तो कंडक्ट कैसे होगा? नहीं होगा कंडक्ट। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसके दो कैटेगरी होती है। सो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, वन इज पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड अदर इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी अंडरस्टूड इज कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब इंसुलेटर्स, खत्म, मतलब फ्री चार्जेस नहीं है, दैट्स इट। और पता हो नहीं हो, डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर्स, दैट्स इट, नॉन कंडक्टर्स। अब इसमें दो टाइप, एक पोलर एक नॉन पोलर, ओके। तो पोलर में क्या होता है? पोलर में ये होता है, देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल से कनेक्ट करेंगे हम लोग। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ हीलियम एटम, हाइड्रोजन एटम, ओके। क्या होता है कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है ना, और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, ओके, और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट्स। व्हाट वी नो इज न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के पास है। तो ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल ओवरऑल। मतलब क्या? मतलब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, ये सेंटर है पॉजिटिव चार्ज का, और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड होता है। सो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, हेंस देयर इज टोटल कैंसलेशन। तो न्यूट्रल हो गया एटम नेचर में। इफ समहाउ, तो ये मैंने बताया नॉन पोलर है, सो दिस काइंड ऑफ substances are called as non-polar, okay। अगर मैं somehow पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट कर पाया, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स को सेपरेट कर पाया, तो हम उसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। तो पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर जो है वो सेपरेटेड है, ऑलरेडी सेपरेटेड है। एग्जाम्पल HCl। HCl मॉलिक्यूल अगर आपको पता होगा तो उसमें एक Cl क्लोरीन एटम होता है, उसमें एक हाइड्रोजन एटम होता है। यहाँ पे डायपोल मोमेंट होता है क्लोरीन टू हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी चार्जेस के सेंटर्स, पॉजिटिव चार्ज के सेंटर और नेगेटिव चार्ज के सेंटर, दे आर नॉट कोइंसाइडिंग, वो एक जगह पे नहीं है, मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वहां पे। फ्रॉम क्लोरीन मतलब फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, है ना, ऐसे होता है ना डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का अच्छे से याद रखना, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है वो। मतलब क्लोरीन से हाइड्रोजन की तरफ। अब ऐसा क्यों होता है? तो अब इसके लिए आपको केमिस्ट्री पता होना चाहिए, है ना। यू नीड टू नो कि HCl मॉलिक्यूल कैसे बनता है, तो कौन सा पॉजिटिव आयन है, कौन सा नेगेटिव आयन है, दैट यू शुड नो नाउ। सो एनीवेज आई विल नॉट गो इनटू केमिस्ट्री नाउ। तो ये पता होना चाहिए पोलर मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज के सेंटर, नेगेटिव चार्ज के सेंटर सेपरेटेड है, दैट्स इट, पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर वो सेपरेटेड नहीं है, वो एक ही जगह पे है। तो दिखाते वक्त इसको स्पीयर दिखाते हैं और एक ही जगह पे पॉजिटिव नेगेटिव दिखाते हैं, और इसको दिखाते वक्त हम एक इलिप्सॉइड दिखाते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज a molecule in which charges are separated, okay। non-polar का example there are many, जैसे H2, जैसे CO2, okay।
तो H2 में क्या होता है, दो हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो दोनों हाइड्रोजन एटम है, और दोनों हाइड्रोजन एटम के जो सेंटर्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स की बात कर रहा हूँ, दे कोइंसाइड। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों के सेंटर्स कोइंसाइड होते हैं, तो H2 इज अ टाइप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब जब हम मटेरियल बनाते हैं, व्हेन वी मेक मटेरियल सब्सटेंस, तो सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल से बनता है कि नहीं, देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब आप सब्सटेंस बनाओगे, अगर वो सब्सटेंस पोलर मॉलिक्यूल से बना है तो उसको बोलेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, अगर वो नॉन पोलर से बना है तो उसको बोलेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, राइट। दिस इज अ सब्सटेंस, है ना, स्लैब। अब हमको तो ऑलरेडी पता है कि ये जो सब्सटेंस हम बना रहे हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक से, वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक से बना हुआ सब्सटेंस जो है, इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मतलब इसमें ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स है, सो इट इज मेड अप ऑफ सच मॉलिक्यूल्स। मतलब हमको पता है कि ये नॉन कंडक्टिंग है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। So this is electrically neutral. There is no electric field inside this substance. Inside word important है, इसलिए मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ inside। ये सिचुएशन कब है, जब आपने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा। कोई एक्सटर्नल फील्ड था क्या? नहीं था। अब as soon as हम इस स्लैब को एक्सटर्नल फील्ड में रखना शुरू करते हैं, तो लेट मी कीप दिस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ई एक्सटर्नल। अब क्या होगा, अब डिस्टॉर्शन होगा। डिस्टॉर्शन होगा मतलब अब जो आपके पास नेगेटिव चार्ज था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज था वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। सेम चीज अब यहाँ पे भी होगी। तो दिस इज गोइंग टू बिकम लाइक दिस नाउ, राइट। मतलब यहाँ पे इट विल स्टार्ट टेकिंग अ डम्बल शेप, मतलब चार्जेस अब सेपरेट होने लगे। तो चार्जेस आर नाउ सेपरेटेड बिकॉज व्हाई, बिकॉज आपने इस मटेरियल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो ओवरऑल पूरे सब्सटेंस में ऐसा होने लगेगा। इसका मतलब ये है कि अब इस सब्सटेंस के अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो गया, और वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, क्या था, हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्लैब था। तो क्या हुआ, इंटरनल फील्ड इनसाइड इज जीरो। फिर हमने इसी स्लैब को एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, तो चार्जेस अब होने लगे सेपरेट, मतलब नेगेटिव चार्ज का और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर सेपरेट होने लगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होने लग गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होने लग गए। तो इसका मतलब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लग गया, विच इज अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सटर्नल, राइट। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस शो और दे हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड देम ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब अगर आप पोलर मॉलिक्यूल के केस की बात करोगे, तो पोलर मॉलिक्यूल, पोलर डाइलेक्ट्रिक का भी केस कोई अलग नहीं है बेसिकली। बिकॉज नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि हाँ, पोलर डाइलेक्ट्रिक में तो ऑलरेडी चार्ज के सेंटर सेपरेटेड है, राइट। तो उस केस में बिकॉज द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर ऑलरेडी सेपरेटेड, तो हमारा अजम्पशन ये होता है, हमको लगता है कि ये बाय नेचर ये हमेशा
इसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसा लगता है हमको, विच इज अ मिसकॉन्सेप्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ ऑल these molecules is not same, they are randomly oriented, कोई कैसा भी ओरिएंटेड है, सो रैंडम ओरिएंटेशन है इसका, राइट। और रैंडमली ओरिएंटेड वेक्टर्स की अगर आप बात करोगे तो रैंडमली ओरिएंटेड वेक्टर्स ऑलवेज कैंसल आउट, राइट। तो ये सिचुएशन आ गया पोलर डाइलेक्ट्रिक का इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब मैंने इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वापस से मैं यही ले लेता हूं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो क्या होने लगेगा, तो वापस से जैसे मैंने आपको बताया, इट इज गोइंग टू अलाइन, नेगेटिव चार्जेस जो होंगे वो पॉजिटिव मतलब की तरफ जाएंगे, ऑलराइट। So you will start having something like this. Now this molecules of polar dielectric, they have aligned themselves in the direction opposite to that of external electric field. तो अब इसमें इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये आ गया आपका ई इंटरनल और बाहर था ई एक्सटर्नल। तो यहाँ पे भी इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स दे हैव देयर ओन फील्ड इनसाइड, मतलब बेसिकली दे आर कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग, ऐसा बोल सकते हो, राइट। गुड। तो दिस वाज ऑल अबाउट पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ओके, ये जो प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। ओके, सो दैट्स इट, वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। एंड सिर्फ अब हमारा कैपेसिटर का पार्ट रह गया है, तो कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, दिस थिंग्स आई विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन, एंड देन we will do some numericals if time permits.